हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में डिस्कस किया रिलेटेड एटम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कि किस किस साइंटिस्ट ने एटम को लेके, उसके स्ट्रक्चर को लेके क्या क्या मॉडल्स को प्रपोज किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन आवर लेक्चर विद थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनके मॉडल से स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। और थॉमसन ने मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब प्रपोज किया था? ये मॉडल 1898 में। थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन के मॉडल से भी जाना गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ है और नेगेटिव चार्जेस वहां पे एम्बेडेड है, लाइक वाटरमेलन। द रेड पार्ट इज पॉजिटिव पोर्शन एंड द सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स देयर। तो इस टाइप से कुछ थॉमसन ने मॉडल को प्रपोज किया। क्या कहा उन्होंने? एटम इज अ स्फीयर, एटम इज अ स्फीयर in which positive charge is uniformly distributed, एटम एक स्फीयर है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड in the sphere, like seeds in watermelon। इनके मॉडल को वाटरमेलन के शेप से, स्ट्रक्चर से भी कंपेयर किया गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्जेस उसमें एम्बेडेड है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इस थॉमसन मॉडल ने क्या चीज प्रूव कर दी थी? इसने न्यूट्रलिटी प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। सो दिस मॉडल एक्सप्लेन the chemical neutrality of atom. This model explain the chemical neutrality of the atom. एक एटम की केमिकल न्यूट्रलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। Now, what are the limitations of Thomson-Plum bonding model? Limitations क्या क्या रही इस मॉडल की? फर्स्ट लिमिटेशन ये रही, इसने ये कंसीडर किया था कि मास जो है वो इवनली स्प्रेड है। सो दिस वन इज अ लिमिटेशन। इन दिस मॉडल थॉमसन कंसीडर्स मास टू बी evenly spread across the atom। इसके बाद जो मॉडल्स प्रूव हुए वहां पे ऐसी चीज नहीं मिली। सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल इज अ स्टैटिक मॉडल। इट इज ए स्टैटिक मॉडल।
मतलब इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों फिक्स्ड है, कोई भी चार्ज उनमें से मूव नहीं कर रहा है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस मॉडल डज नॉट reflect or shows the movement of electron. This is the second limitation of Thomson model. Third limitation, ये stability of atom के बारे में बात नहीं कर पाया. इसने न्यूट्रलिटी के बारे में बात किया but couldn't explain the stability of atom. Couldn't explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में थॉमसन के प्लम पॉडिंग मॉडल ने कोई भी बात नहीं की. दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन प्लम पॉडिंग मॉडल. नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल. Next scientist, Ernest Rutherford. थॉमसन के स्टूडेंट थे, थॉमसन के मॉडल को ही प्रूव करना चाहते थे, उसी से रिलेटेड उन्होंने अपनी डिस्कवरी को स्टार्ट किया. इसमें कुछ पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे. लाइक एक साइंटिस्ट थे विलियम रॉन्जिन. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने देखा when the material electron strikes the material, जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल को स्ट्राइक कर रहा था तो इसमें से कुछ रेज निकल रही थी. तो इन्होंने उन रेज को एज्यूम कर लिया, लेट द रेज आर एक्स रेज. उनको नाम नहीं पता था रेज का, तो उन्होंने सिर्फ एज्यूम किया था. तो यहाँ से एक चीज आई कि जो कैथोड रेज है ना, वो मटेरियल सरफेस को हिट करती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट थिंग, एक और साइंटिस्ट थे हमारे, हेनरी बैक्यूरेल. इन्होंने एक अलग कंसेप्ट को देखा. इन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं. सो certain elements emit radiations on their own. Emit radiation on their own, जो कि खुद से ही रेडिएशंस को एमिट करते जा रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी. This property is known as radioactivity. इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी और इन एलिमेंट्स को बोला गया एंड द एलिमेंट्स कॉल्ड, ऐसे एलिमेंट्स जो खुद ही रेडिएशंस को एमिट करते जा रहे हैं, एलिमेंट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. Elements called radioactive elements. जो रेडिएशंस एमिट हुई उनको नाम दिया गया अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, डेल्टा रेडिएशंस एक्सेट्रा. क्लियर? जो रेडिएशंस यहाँ से एमिट हुई, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस. क्लियर है यहाँ तक? सो जो रेडियो एक्टिविटी का फील्ड था उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया. रदरफोर्ड भी एक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया, काफी कुछ पढ़ा, वो जानते थे इनके बारे में.
तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इनको यूज किया। कैसे, देखो फर्स्ट थिंग रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया गामा रेज, और रदरफोर्ड को ये चीज पता थी कि गामा रेज क्या है। गामा रेज आर हाई चार्ज पार्टिकल, gamma rays are high charge particles carrying two unit positive charge, 2 unit positive charge and 4 unit atomic mass, and 4 unit atomic mass. And there is a reason behind कि रदरफोर्ड ने गामा रेज को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। नोट कीजिए, उसके बाद हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने डिस्कस किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या हम बोल सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या हम बोल सकते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। क्या किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को चूज किया और उसको प्लेस किया लेड बॉक्स में। दिस इज लेड बॉक्स। लेड बॉक्स को चूज इसलिए किया क्योंकि वहां से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बाहर नहीं निकलती। ही प्लेस द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हियर, and this radioactive element emit radiation passing through the fine slit. ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आके स्ट्राइक करती हैं गोल्ड फॉइल को, एंड गोल्ड फॉइल इज प्लेस्ड इन अ सर्कुलर डिटेक्टर। Gold foil is placed in a circular detector. सर्कुलर डिटेक्टर की जो इनर लाइन है उसको कवर कर दिया गया विद फ्लोरेसेंस मटेरियल। The inner portion of circular detector is covered with fluorescence material. इसको हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर चुके हैं। ये सब्सटेंस ग्लो करता है जब कोई हाईली स्पीडेड पार्टिकल इसको हिट करता है। तो जब एक्स रेज आए, गामा रेज, नॉट एक्स रेज, गामा रेज कम एंड हिट दिस गोल्ड फॉइल, so most of the rays go straight, most of the rays सीधे चले गए। few shows some deflection, few shows some more deflection, and one retrace its path. जब गामा रेज को स्ट्राइक कराया गया तो मोस्ट ऑफ द गामा रेज सीधे पास हो गए, कुछ थोड़े बहुत एंगल डेविएशन पे डेविएट किए और एक वापस हुआ। सो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये सेटअप था एक लेड बॉक्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, गामा रेज, गोल्ड फॉइल विद सर्कुलर डिटेक्टर। नाउ उनके एक्सपेरिमेंट से क्या चीज प्रूव हुई कि जो एटम है हमारा, गामा रेज कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड।
सो जो एक यहाँ पे वापस आई है उसको कुछ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिला है एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द चीजें सारी पास हो गई, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्लियर? Few showed some deflection and the one retrace its path। एक जिसने डायरेक्टली पॉजिटिव पोर्शन को एटम में हिट किया वो उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। दिस इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, वो एक पोर्शन में सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। नोट कीजिए इसको। नाउ अल्फा रेज को चूज क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज क्यों किया? देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस। फर्स्ट वन इज गोल्ड इज अ नोबल मेटल। गोल्ड इज अ नोबल मेटल, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता। एंड सेकेंड थिंग इज गोल्ड इज हाईली मेलिएबल। हाईली मेलिएबल मतलब हम इसको बहुत थिन शीट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंगल एटम की शीट भी हम इसकी बना सकते हैं। एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो शीट हमने चूज की है वो सिंगल एटम की ही शीट चूज की। नोट कीजिए इसको, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द कंक्लूजन। He discovered nucleus and proposed a nuclear model of atom. एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने और एक मॉडल प्रपोज किया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नाउ द ऑब्जर्वेशंस इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वर, देखिए हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशंस। First observation is about 92% alpha particles first one, about 92% alpha particles passed undeflected। किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन उनको नहीं मिला, वो सीधे पास हो गए। सेकेंड वन, some alpha particles were deflected by different angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ थीटा लेस देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ थीटा ग्रेटर देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए। नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड 20,000 या 15,000 में से हम बोल सकते हैं कि कोई एक रे ने अपना पाथ को रिट्रेस किया। देखिए ऑलमोस्ट 1 in 20,000 पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल ने रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस किया। So on the basis of these observation, the conclusion of this experiment is, first one, most of the space in atom is hollow। First conclusion, most of the space in atom is hollow, खाली है एटम हमारा।
सेकेंड उन्होंने बात की पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास. पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass concentrated at a small point. Concentrated at a small point in atom called nucleus. जिसको क्या कहते हैं? Called nucleus. First observation is most of the part of atom is hollow. Second observation, positive charge and most of the mass concentrated at a small point in atom called nucleus. Third conclusion is volume of nucleus is negligible. Third conclusion is कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है ना वो एटम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम. सिंपली एक फुटबॉल और फुटबॉल ग्राउंड को आप कंपेयर कर सकते हैं. फुटबॉल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और एक फुटबॉल ग्राउंड इज वॉल्यूम ऑफ एटम. सिंपली रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁵ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻15 volume of nucleus. Fourth one, electron revolve around the nucleus. Electron revolve around the nucleus due to electrostatic force between positive nucleus and negative electron. ये पॉइंट रदरफोर्ड कहना नहीं चाहते थे बट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से रिलेटेड उनको कुछ बताना था तो उन्होंने इस पॉइंट को बोला जो कि रदरफोर्ड की बहुत मेन लिमिटेशन बना. नोट कीजिए कंक्लूजन को. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. इन्होंने ये चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. बट अगर ऐसा है तो कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूसली चार्ज है और वो मूव कर रही है तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ एंड फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस. और अगर ऐसा होता है तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत प्रूव हुआ. ड्रॉबैक, आप ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, आप लिमिटेशंस लिख सकते हैं. इट कुडंट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स. It couldn't explain nuclear collapse. For example, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. And there is electrostatic attraction between these two. So फिजिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर चार्ज्ड कोई बॉडी है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा. सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती है तो इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ एंड फाइनली फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियर कोलैप्स. तो वो न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता.
Second limitation, it couldn't explain the line spectra. It couldn't explain the line spectra. ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए फॉर वेरियस एलिमेंट्स. आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रा होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, बट रदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. नेक्स्ट वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कितनी एनर्जी के साथ है और वहां पे मूव कर रहा है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन the energies and distribution of electron around nucleus. Distribution of electron around nucleus. These are the following drawbacks of Rutherford alpha scattering experiment. इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल. उसमें इन्होंने क्या बोला था, अगर उस मॉडल का हम ब्रीफ देखते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल. इस मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा कि जो हमारा एटम है उसमें दो पार्ट होते हैं. एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज न्यूक्लियस, अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या कहा, एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस, अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा, न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रलाइज द नेगेटिवली charged electrons, so atom is neutral. तो उन्होंने क्या बोला, atom is neutral. These are some following few points of nuclear atomic model given by Rutherford. Next हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. First thing is representation of atoms. X is the symbol of atom. बॉटम में लिखिए Z. Z is atomic number. टॉप पे लिखिए A. A is atomic mass. Clear? In between symbol, bottom में atomic number, top पे atomic mass. Atomic number is equals to number of proton and also equals to number of electron only when atom is neutral. प्रोटॉन के इक्वल हमेशा रहेगा, बट एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप कब रिलेट कर सकते हो, जब एटम न्यूट्रल है. एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन.
होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नेक्स्ट वन आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो 1H1, 1H2, 1H3, 1 1 1. Atomic number same, 1 2 3. Atomic mass different. Simply number of neutrons different. Elements having same atomic number but different mass number. एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट. ब्रैकेट में डाल लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट. कैसे? 1H1, 1H2, 1H3. एटॉमिक नंबर कितना है तीनों का? 1 1 1. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास 1. सो 1 plus 0 1. 2 1 plus 1 2. 3 1 plus 2 3. This is isotopes. Next definition we discuss is isobar. Next is isobar. एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं. आर्गन 1840, पोटाशियम 1940, कैल्शियम 2040. एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम. आइसोबार आर elements having same mass number but different atomic number. मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोटोन्स. Elements having same number of neutron. उनको क्या कहेंगे? आइसोटोन्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 816, नाइट्रोजन 715, कार्बन 614 आर आइसोटोन्स. तीनों कैसे हैं? आइसोटोन्स है. देखिए कैसे. न्यूट्रॉन काउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर. सो फॉर O618, 18 is the mass number, 16 is the mass number and 8 is the number of electron. So न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8. नाइट्रोजन 715, 15 minus 7 8, 6 14, 14 minus 6 8. तो ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स. एंड नाउ द लास्ट small definition of today's lecture is isoelectronic, as the name indicates. जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक. सेम नंबर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कैलकुलेट करके आप बताएंगे। Give me the count. How many electrons are present in these ions? They are isoelectronic or not? This is your homework. आगे हम कंटिन्यू कल डिस्कस करेंगे।